स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। उस मंदिर के अंदर हवा बहुत स्टैटिक थी। पंडित जी ने हर्षित की आंखों में देखा और कहा कि तुझ में कोई चीज चिपकी हुई है। हर्षित की नजर उस दिए पर रुकी थी और उस दिए की लौ को देखने के बाद उसका मन काफी हैवी हो गया और वो ये बात बखूबी जानता था कि इस गली के अगले ही कोने पे वहां पुराना शमशान घाट था। उसकी माँ का कॉल हर बार बस एक ही सवाल के साथ आता था, शादी कब करेगा बेटा। स्लोली उसके रिश्ते क्रम्बल होने लगे। जब हर्षित मंदिर के पास पहुंचा उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे कोई एनर्जी उस जगह में रहती हो, जैसे बालाजी वहीं बैठ के सबको देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्णिक। उसने मुझे कहा था कि मेरा नाम ना लेना, 26 साल का हूं, बस ये बता देना। इससे ज्यादा उसकी कहानी को समझना जरूरी था, तो फिर उसकी कहानी को अपने हिसाब से सुनाने के लिए एक इमेजिनरी नाम रख लेते हैं, हर्षित। हर्षित की लाइफ में सब कुछ अजीब चल रहा था। घर से दूर एक शहर में काम कर रहा था, लखनऊ का रहने वाला, लेकिन अपनी पुरानी लाइफ से इतना थक गया था कि बस सब कुछ नया चाहिए था। हर दिन अपने आप को समझाता कि जो हो रहा है उसे जितना हो सके एक्सेप्ट कर ले। लाइफ काफी मडल्ड थी उसकी, ना जॉब से ज्यादा उम्मीद थी, ना रिलेशनशिप अपने घर वालों के साथ वैसे स्ट्रांग थे। हर्षित को लगता था कि सब कुछ बस एक साइकिल के पहिए की तरह घूम रहा है। वो एक लूप में है जिसे निकलने का कोई तरीका नहीं। उसकी माँ का कॉल हर बार बस एक ही सवाल के साथ आता था, शादी कब करेगा बेटा। और हर्षित का मन था कि वो जवाब दे, ये तो पहले पूछ लो कि मैं जिंदा हूं भी या नहीं। हर्षित का दिल थोड़ा उदास और काफी कंफ्यूज्ड रहने लगा था। कभी कभी ऐसा लगता था कि हर चीज अपने आप में ही रुकी हुई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस अपनी जिंदगी के फ्लो के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। एक दिन ऑफिस से घर लौटते हुए उसका थोड़ा मूड अपसेट था और घर जाने का मन भी नहीं था। सब कुछ बेकार लग रहा था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो या कुछ खोया जा रहा हो। फिर एक नया टर्न लिया पुरानी गली से, वो गली जो कभी हर्षित के लिए एक फैमिलियर जगह थी, लेकिन आज वो जगह कुछ और ही थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हर्षित को लगा कि कुछ अलग हो रहा था, जैसे जिंदगी उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हर्षित ने देखा कि रास्ते पर 3 दिए जल रहे थे, 2 बड़े दिए और एक छोटा सा दिया। उनके पास एक आधी जली हुई तस्वीर, माला और 2 टुकड़े मिठाई के रखे थे। हर्षित की नजर उस दिए पर रुकी थी और उस दिए की लौ को देखने के बाद उसका मन काफी हैवी हो गया था और वो ये बात बखूबी जानता था कि इस गली के अगले ही कोने पे वहां पुराना शमशान घाट था। उसके आसपास कुछ अजीब सा लग रहा था। न जाने क्यों वो वहां रुक के उस जगह को देखने लग गया। एक कुत्ता मिठाई खा रहा था, पर हर्षित की नजर उस छोटे से दिए से नहीं हट रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, न जाने वो वहां रुककर उस दिए में ऐसा क्या देख रहा था। उस वक्त उसे भी समझ नहीं आया, एक अजीब सा डर, एक एंजाइटी थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसके पीछे से एक हॉर्न की आवाज। हर्षित होश में आया और अपने आप को संभालते हुए बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। उस रात उसका मूड पूरी तरह से बदल गया था। रात भर हर्षित को उस दिए और उस जगह का सोचने से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो रहा हो, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1.5 घंटे बाद वो घर पहुंचा, थोड़ा टायर्ड था। उसने चेंज वगैरह किया, खाना खाया और फिर सो गया। फिर उस रात कुछ अजीब हुआ। करीब 1 बजे का टाइम था। घर में पूरी तरह से सन्नाटा था। हर्षित सो रहा था, लेकिन अचानक उसके कान के पास एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे किसी ने बहुत करीब से कुछ बोला हो, पर आवाज नहीं, बस एक फील। उसने आंख खोली, थोड़ा कंफ्यूज था। पहले लगा कोई सपना था, लेकिन एक सेकंड के लिए लगा जैसे कोई वहां था, कोई उसके बिल्कुल पास। वो उठकर बेड पर बैठ गया
रूम अंधेरे में था, सिर्फ बैल्कनी के बाहर से स्ट्रीट लाइट का हल्का पीला ग्लो आ रहा था और उस ग्लो में फैन की शैडो दीवार पे हिल रही थी। लेकिन हर्षित को लगा वो फैन नहीं, कोई है जो धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कमर के नीचे एक ठंडक सी फील हुई, जैसे कुछ अंदर घुस गया हो। उसने पलट के देखा, कुछ नहीं था। सब कुछ वही था, पुराना, बिल्कुल वैसा ही। सेम रूम, सेम फर्नीचर, पर एटमॉस्फेयर बहुत अलग था। एक अजीब सी घबराहट बिना किसी रीजन के। उसने आखिरी बार अपने आप से कहा, बस दिमाग ज्यादा चल रहा है, नींद पूरी नहीं है, इसलिए मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। और वो वापस लेट गया। पर इस बार नींद वैसी नहीं आई जैसी रोज आती थी। वो नींद नॉर्मल नहीं थी, उसमें एक भारीपन था, एक प्रेजेंस थी, जैसे कोई उसके साथ उसके बगल में सो रहा था। और जब सुबह आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल था, पर उसे नॉर्मल फील नहीं हो रहा था। हर्षित ने बस इतना बोला अपने आप से, ये सपना नहीं था, कुछ और था, और अब वो मेरे अंदर है। न जाने उसने ऐसा खुद से क्यों बोला। अगले कुछ दिन हर्षित की लाइफ अजीब तरीके से सेटल होने लगी। जहां कल तक सब कुछ डल लगता था, वही ऑफिस, वही लोग, वही सेम सालों से पुराना सिस्टम, वहां अचानक चीजें बदलने लगी। और उसी वीक उसे एक छोटी सी प्रमोशन भी मिल गई, जो उसे पिछले 3 सालों से नहीं मिली थी। वो भी उस कंपनी में जहां वो बस टाइम पास कर रहा था, जहां लोगों के ड्रीम्स रिटायर होने तक भी क्लियर नहीं होते थे। वहां हर्षित को एक क्लियर पाथ नहीं मिल रहा था। हर दिन स्मूथ चल रहा था, लगता था कोई है जो उसके डिसीजंस को गाइड कर रहा है। काम में क्लैरिटी थी, आइडियाज शार्प थे और हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा था। पर एक रात जब सब सो रहे थे, वो आवाज फिर से आई, एक हल्की सी फुसफुसी आवाज। हर्षित ने उस वक्त कुछ सीरियस नहीं लिया। उसने सोचा कि अगर कुछ अच्छा, कुछ मिल रहा है तो मुझे प्रॉब्लम क्या है, क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली वो उन आवाजों को इग्नोर कर रहा था, बार बार, एक के बाद एक, हर बार। लेकिन ये अच्छा वाला पार्ट धीरे धीरे कुछ और बनने लगा था। उसके घर वाले जो पहले हर बात पे कंप्लेन करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। हर्षित के लिए हर कॉन्वर्सेशन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। उनके शब्दों में प्यार था, लेकिन एक अननेचुरल स्मूथनेस के साथ, जैसे सब चीजें स्क्रिप्टेड हो गई हों। और फिर एक दिन जब हर्षित बॉस के केबिन में था, बॉस ने बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बस एक रैंडम सा सवाल पूछा, तुम कुछ और करना चाहोगे? एक लेवल और ऊपर जाना है तुम्हें हर्षित? वो बात बहुत सिंपल थी, लेकिन हर्षित के मन में कुछ अटक गया, जैसे वो सवाल उसे नहीं किसी और से पूछा जा रहा हो, या बॉस किसी और के वर्ड्स बोल रहे हो। उस रात हर्षित ने अपने एक पुराने फ्रेंड को कॉल किया। कॉलेज का ही एक दोस्त था जो स्पिरिचुअली और ब्लैक मैजिक में इंटरेस्टेड रहता था। हर्षित बस कैजुअल टॉक के मूड में था, लेकिन जब उसने अपनी रीसेंट लाइफ के चेंजेस बताए तो उसका फ्रेंड चुप हो गया। फिर सिर्फ एक सेंटेंस बोला, तेरे ऊपर एक मसान है भाई, जो तेरा काम आसान कर रहा है। अगर आप कहानी में यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब आपको ये कहानी पसंद आ रही है। तो मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो हर्षित की जगह क्या करते। हर्षित एक सेकंड के लिए हंस दिया, लेकिन अंदर से एक डर सा उठ गया था, जैसे उसने वो लाइन पहले भी कहीं सुनी हो। तब से हर सक्सेस के बाद एक गिल्ट आने लगा, जैसे कोई इनविजिबल हाथ था जो सिर्फ उसकी ग्रोथ नहीं, उसकी आत्मा को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हर्षित ने महसूस किया कि सब कुछ सिर्फ ऊपर ऊपर से ही सही चल रहा है। जो सक्सेस पहले उसके लिए ब्लेसिंग लगती थी, अब उसका प्रेशर बनने लगी थी। हर एक नया प्रोजेक्ट, नई अपॉर्चुनिटी, जैसे उसके अंदर किसी और ने डिसाइड किया हो, अब ये भी करना है। हर्षित फिजिकली काम कर रहा था, लेकिन मेंटली वो कहीं और चला गया था। जब सक्सेस मिल रही थी तब लगता था कि कोई गाइडिंग फोर्स है जो सही डायरेक्शन दिखा रही है, पर अब वही फोर्स उसे डिसीजन लेने पर मजबूर कर रही थी। ऐसे डिसीजंस जो उसका अपना नेचर कभी एक्सेप्ट नहीं करता था। वो आवाज जो पहले रात में आती थी, अब दिन के बीच भी उसके कान के पास कुछ भी कभी भी बोल जाती थी।
जब हर्षित कुछ गलत करने की सोचता, चाहे किसी का आइडिया चुरा लेना हो या किसी का काम अपना बता के आगे बढ़ना हो, वो आवाज इतनी स्ट्रांग हो जाती कि उसके साथ हाथ खुद ब खुद काम शुरू कर देते। उसके अंदर एक गिल्ट था, एक कांस्टेंट बेचैनी, जैसे एक पार्ट उसका कह रहा हो रुक जा भाई, लेकिन दूसरा पार्ट, वो जो उस मसान के कंट्रोल में था, कहता था कि सब ठीक है, यही करना है। हर्षित अक्सर अपने आप से पूछता, क्या ये डिसीजंस मैं ले रहा हूं या मैं सिर्फ एक पपेट हूं? क्या मैं ही हूं हर्षित, या मैं उस एंटिटी का एक्सटेंशन बन गया हूं जो मेरी लाइफ चला रही है? स्लोली उसके रिश्ते क्रम्बल होने लगे। घर वाले जिन्होंने पहले उसकी अचीवमेंट पे गर्व महसूस किया था, अब उसकी आंखों में कुछ और देखते थे, एक अनफैमिलियर डार्कनेस। हर्षित उनसे बात करता था, पर बात में वो वार्मथ नहीं थी। दोस्त जिन्हें वो हर वीकेंड मिलता था, उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया था, जैसे उन्हें भी महसूस हो गया हो कि हर्षित अब वो इंसान नहीं रहा। वो काम जिसमें वो पहले पैशन से डूब जाता था, अब एडिक्शन बन गया था। हर्षित ने रियलाइज ही नहीं किया कि कब उसने अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे दिए थे, और अब जब वो पीछे मुड़कर देखता तो कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। सिर्फ एक धुंध थी जिसमें उसका असली मन कहीं खो गया था। एक पॉइंट के बाद हर्षित को समझ ही नहीं आया कि ये सब मैंने कब चुना, या मुझे उस मसान ने चुना। फिर एक दिन हर्षित का सामना एक अजीब से स्ट्रेंजर से हुआ। ना ज्यादा बातें, ना कोई इंट्रोडक्शन, बस उस आदमी ने सीधा हर्षित की आंखों में देखा और कहा, तेरे साथ कुछ हो रहा है, मेहंदीपुर बालाजी चल। पहले तो हर्षित ने सोचा ये कोई पागल हो सकता है, लेकिन उस आदमी की आंखों में कुछ था, एक तरीका, एक ठहराव, जैसे वो हर्षित के अंदर तक देख रहा हो। हर्षित ने कभी अपनी जर्नी को किसी के साथ शेयर नहीं किया था, सिवाय उसके दोस्त के, पर उस स्ट्रेंजर के एक सेंटेंस ने उसकी पूरी कहानी बयां कर दी। वो रात हर्षित सो नहीं पाया। वो बार बार उस आदमी की बात रिपीट कर रहा था कि मेहंदीपुर बालाजी चल। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी का कंपास अभी भी किसी सही डायरेक्शन की तरफ मुड़ सकता है। उसने उस आदमी की बात समझ के अगले ही दिन डिसाइड कर लिया कि वो मेहंदीपुर बालाजी जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह थी कि वो आदमी कौन था। क्या वाकई में वो कोई वेलविशर था, या फिर यूं कहें कि वो खुद एक हनुमान जी का रूप था। जब हर्षित मंदिर के पास पहुंचा, उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मंदिर का माहौल अलग था, भजन चल रहे थे और हवा में एक अजीब सी स्पिरिचुअल हेवीनेस थी, जैसे कोई एनर्जी उस जगह में रहती हो, जैसे बालाजी वहीं बैठ के सबको देख रहे हो। उसके एक कॉर्नर में बैठे एक पंडित से बात की और अपने मन का सब कुछ खोल के रख दिया। हर वो आवाज, वो चेंजेस, वो सक्सेस जो उसे सडनली मिली थी, वो गिल्ट जो हर वक्त उसके दिल में चुभता था, सब कुछ हर्षित ने उन्हें बताया। आगे हर्षित ने उनसे पूछा कि क्या ये सब मेरी अपनी गलती थी? क्या मैं अब सिर्फ इन फैसलों का नतीजा भुगत रहा हूं? क्या मैं कभी इन सब चीजों से वापस नॉर्मल लाइफ में लौट पाऊंगा? पंडित जी ने कुछ देर तक हर्षित को देखा और फिर धीरे से बोला, नहीं बेटा, तू सिर्फ गलत फैसले नहीं ले रहा था। मसान ने तुझे अपना हिस्सा बना लिया था। वो तेरी सोच, तेरी चाहत, तेरे इरादे सबको एब्जॉर्ब कर रहा था। तुझे खोखला कर दिया है उसने। अब तो सिर्फ भगवान के भरोसे चल सकता है और ये जगह तेरी पहली और आखिरी उम्मीद है। हर्षित की रूह कांप गई। उसे वो रियलाइजेशन हुआ और एक उसे झटका महसूस हुआ कि वो जो भी कुछ पिछले महीनों में हुआ, वो सिर्फ एक अननेचुरल फोर्स का मैनिपुलेशन था। हर डिसीजन, हर स्टेप, हर अचीवमेंट एक इनविजिबल स्ट्रिंग से कंट्रोल हो रहा था। उस मंदिर के अंदर बैठकर हर्षित ने पहली बार अपने अंदर का रियल हर्षित महसूस किया, जो कब का छुप चुका था, जो सिर्फ देख रहा था, चिल्ला नहीं पा रहा था। और उस मोमेंट में हर्षित को यह समझ आ गया कि अगर मैं यहां से वापस गया तो मैं पूरा वापस जाऊंगा या फिर कभी वापस नहीं जाऊंगा। और उस मोमेंट में जब मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के अंदर हर्षित फिर से आंख बंद करके बैठ गया, उसकी आंखों में कपकपाहट थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा ठहराव भी आ गया था। अगर मैं यहां से वापस गया, हर्षित ने अंदर ही अंदर सोचा,
तो या तो मैं पूरा वापस जाऊंगा या फिर कभी वापस नहीं जाऊंगा। ये थॉट उसके मन में बार बार आ रहा था। ये सिर्फ एक थॉट नहीं था, ये उसकी जिद थी, भगवान के साथ या फिर कहें खुद के साथ, और उस मसान के साथ भी जो उसके अंदर का हिस्सा बन चुका था। उस मंदिर के अंदर हवा बहुत स्टैटिक थी। पंडित जी ने हर्षित की आंखों में देखा और कहा कि तुझ पे कोई चीज चिपकी हुई है। जैसा तुझे मैंने पहले बताया कि वो मसान, उसने तुझे पूरा अंदर से जकड़ लिया। लेकिन अभी भी एक रास्ता बाकी है जिसके जरिए तू इस मसान से पीछा छुड़ा सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे एक कसम खानी होगी। फिर शुरू हुई वो विधि। एक अलग लेवल की एनर्जी शिफ्ट थी वहां। ना शंख ना घंटी, सिर्फ एक गहरी चांटिंग, एक ऐसी साउंड जो सीधा इंसान के कोर तक जाती। हर्षित को पंडित जी ने हनुमान गर्भ में बैठने को बोला, जहां मंदिर का सबसे गहन और पवित्र हिस्सा होता है। वहां कुछ अलाउड नहीं है, कोई आवाज नहीं, सिर्फ अपनी सांस और भगवान के बीच का एक रॉ कनेक्शन। यहां जो भी होता है वो सिर्फ भगवान देखते हैं, पंडित जी ने कहा। उसके बाद हर्षित के सर पे एक चंदन का तिलक लगाया, उसके हाथों में एक नारियल दिया गया और पंडित जी ने उस मसान से डायरेक्ट बात की, उसकी आंखों के सामने बैठकर। वो बोले, तुझे जाने की इजाजत दी जा रही है, इस इंसान का अब तू कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पंडित जी ने उसे घूरते हुए कहा, एक ऐसी अथॉरिटी के साथ जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिन्होंने अंधेरों के अंदर रोशनी से बात की हो, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के दूत होते हैं। तब हर्षित की आंखों से पानी बहने लगा, पर वो दर्द का नहीं था, वो एक रिलीज था। उस विधि के बाद पंडित जी ने हर्षित से कहा कि बेटा तू वापस जा सकता है, लेकिन एक बात याद रख, हर बार मदद मिलती है इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान से आई हो। कुछ मदद इंसान को आजमाने के लिए भी मिलती है। आज भी हर्षित जिंदा है, लेकिन अब जिंदगी जीने का मतलब उसके लिए बदल चुका है। पहले जिंदगी एक रेस थी, प्रमोशन, रिस्पेक्ट, एक सिक्योर फ्यूचर। हर वक्त लगता था कि कुछ छोटी सी चीज और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर अब उसे कुछ चाहिए ही नहीं था। वो चल रहा था, मगर रास्ता उसने छोड़ा नहीं, रास्ते ने उसे छोड़ दिया। रोज सुबह उठता, ब्रश करता, काम पे जाता, बॉस से मिलता, ईमेल्स करता, डेडलाइंस मीट करता, लेकिन सब कुछ ऑटोमेट हो गया था, जैसे हर्षित का वर्जन 2.0 सिर्फ फंक्शन कर रहा हो। जब घर जाता है तो माँ बाप भी पूछते हैं कि बेटा थक गया क्या? वो मुस्कुराता है, हाँ थोड़ा, पर असल में वो थका नहीं है, वो बस खाली हो चुका है अंदर से। रात को कभी कभी हर्षित छत पे आ जाता है, वहां खड़ा होकर वो अपनी हाथों को देखता है जिन्होंने उसे एक अच्छी लाइफ दी और फिर उसे खोखला भी कर दिया। वो मसान, उसकी याद, अब भी उसकी आवाज हवाओं में चिपक गई हो। कभी कभी जब हर्षित आंख बंद करता है तो उसे महसूस होता है कि कोई अब भी उसके कान के पास कुछ कह रहा है, लेकिन हर्षित अब उन आवाजों को सुनने की कोशिश नहीं, उन्हें इग्नोर करता है और वो रिएक्ट ही नहीं करता। वो बस सांस लेता है और धीरे से कहता है, तू हो सकता है पर अब तू मेरा मालिक नहीं। मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद कुछ बदला था, लेकिन सब कुछ नहीं। उसने मसान से छुटकारा पाया, पर जो कुछ मसान ले गया वो कभी वापस नहीं आया। पंडित जी की वो बात अब भी हर्षित के कान में गूंजती है कि मसान ने तुझे खोखला कर दिया है, अब तुझे सिर्फ भगवान के भरोसे ही रहना होगा। हर्षित ने तब पहली बार समझा था कि कभी कभी जीतना ये नहीं होता कि सब कुछ वापस ले आए, जीतना ये होता है कि उस लॉस के साथ आप जीना सीख जाएं। अब हर्षित मंदिरों में नहीं जाता, ना ही स्पिरिचुअल लेक्चर सुनता है। उसके भगवान के साथ काफी पर्सनल टर्म बन गए हैं। बस सुबह एक छोटा सा दिया जला देता है और रात को सोने से पहले आंख बंद करके कहता है, आज भी जिंदा हूं तेरे भरोसे। और उस खाली स्पेस में जहां पहले मसान की एनर्जी थी, अब एक सॉफ्ट सा सुकून बसने लगा है। पूरा नहीं हुआ हर्षित, लेकिन वो अब खुद के साथ ठीक है और कभी कभी इतना ही काफी होता है। मैं बस एक कहानी सुना रहा था, लेकिन कहानी के बीच में मैं खुद खो गया था। हर्षित सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उन सब लोगों का चेहरा बन गया था जो कभी ना कभी इस अनजानी ताकत के चंगुल में आ जाते हैं,
जिन्हें समझ नहीं आता कि अचानक सब कुछ परफेक्ट कैसे होने लगा, और जब समझ आता है तब तक खुद का कुछ हिस्सा जा चुका होता है। हर्षित ने सिर्फ एक मसान से नहीं लड़ा, उसने अपने अंदर एक ग्रीड, लोनलीनेस और फियर से भी जंग लड़ी, और सब कुछ करने के बाद वो जीत गया। मैं आज भी सोचता हूं, अगर वो अजनबी आदमी हर्षित को मेहंदीपुर बालाजी ले जाने नहीं आता तो शायद आज ये कहानी सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का केस होती, पर हर्षित बचा तो ये कहानी बनी, और आप सुन पाए तो शायद किसी और की जिंदगी बच जाए। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई आपको कुछ सिखाने के लिए आपके काम में मदद कर रहा है? अगर हां, तो एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखना, वो हर मदद भगवान की नहीं होती। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और भेज दीजिए। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, शो को रेट जरूर करें, और अगर आप ये कहानी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कहानी में अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कौन सा लगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, सो लेट अस नो इन द कमेंट्स। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक उन कहानी को पहुंचाने की। आज की कहानी में बस इतना ही। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करने।